इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 7 का साइंस पाठ 15 पौधों में जनन। इसमें हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको बेहतर समझ में आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है? क है पुष्प, ख है जड़, ग है तना और घ है टहनी। तो देखिए, लैंगिक प्रजनन के लिए आपका पुष्प होगा। ठीक है। दूसरा है आलू के पौधे की आंखें क्या है? तो क्या है उसका? जड़ है, मुकुल है, तना है, पुष्प है। तो आंखें जो है उसकी तना है। ठीक है। तीसरा है ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वो क्या है? तना, पत्ती, मूल, पुष्प। तो वो है पत्ती। ठीक है। चौथा है परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है बीज में, पुंकेसर में, स्त्रीकेसर में, फल में। तो बीज जो है फल में हो जाता है। ठीक है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे देखते हैं, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। तो क्या है? निषेचन, परागन, जनन, बीज निर्माण। तो वो है आपका निषेचन। क्लियर है? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सही मिलान कीजिए। स्तंभ अ को स्तंभ ब से। कली, मुकुल, तो किस में जाएगा? वो आपका ईस्ट में जाएगा। यहाँ मिलाएंगे। ख है आँख, आँख क्या है? आलू की आँख है ना। खंडन, तो क्या है आपका? स्पाइरोगाइरा। चौथा है पंख, पंख आपका फर्स्ट में मिलेगा मैपिल में। पांचवा है बीजाणु, बीजाणु आपका किस में जाएगा? डबल रोटी की फफूंद को बीजाणु बोलते हैं ना। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर है कि लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में मुख्य अंतर क्या है? तो देखते हैं। लैंगिक तो अलैंगिक में इसमें पौधे बिना बीजों के अन्य अंगों जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के कायिक अंग से पौधे को जन्म देते हैं। ठीक है। लैंगिक क्या है? इसमें नर जननांग एवं मादा जननांग होते हैं। क्लियर है? यही दोनों मुख्य अंतर है। ठीक है। चौथा है किसी पुष्प का पुंकेसर एवं स्त्री केसर का चित्र खींचकर नामांकित कीजिए। पुंकेसर और स्त्री केसर का चित्र बनाकर उसका सभी भागों के नाम लिखना है। ठीक है। तो आप ये चित्र बना के उसका नाम लिखेंगे। ठीक है। पांचवा नंबर है द्विलिंगी तथा एक लिंगी फूलों में अंतर स्पष्ट करें। तो देखते हैं। एक लिंगी के फूल में बीजों का अंकुरन एक से होता है, लेकिन द्विलिंगी में फूलों के बीजों का अंकुरन एक से अधिक से होता है। क्लियर है? छठा है वायु द्वारा प्रसारित होने वाले बीज किस प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है इसका वायु द्वारा प्रसारित होने वाले बीज परिवहन बीजों की तरह होते हैं। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। ठीक है। तो देखते हैं इसका। तो इसका आंसर है पहले देखते हैं कायिक प्रवर्धन का। यह एक प्रकार का लैंगिक जनन अलैंगिक जनन है जिसमें पौधे बिना बीजों के अन्य अंगों से जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से कायिक अंग से पौधे को जन्म देते हैं। ठीक है। उदाहरण जैसे गुलाब और चंपा के पौधे इत्यादि। ठीक है। अब कायिक जनन 4 विधियों द्वारा होता है।
जड़ों द्वारा, भूमिगत के तनों द्वारा, पृष्ठीय तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इसमें खंडन कैसे होता है। ठीक है, अपने नज़दीकी तालाब में अथवा ठहरे हुए पानी में भ्रमण करते हुए वहाँ पर हरे रंग के अवपंकी गुच्छे तैरते हुए मिलेंगे। ये अवपंकी गुच्छे शैवाल हैं। ठीक है, पोषक तत्व उपलब्ध होने पर ये विकसित होते हैं और ये 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं। प्रत्येक टुकड़ा अपने खोए हुए भागों को पुनः बनाकर एक पूर्ण शरीर बना लेता है। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। ठीक है, आगे है कि अलैंगिक जनन की यह विधि पुरुद्भवन भी कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे डबल रोटी को नम करके। ठीक है, 8वां नंबर है कि पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। तो देखते हैं कि बीजांड के निषेचन होने के बाद पुष्प में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जब इसे पंखुड़ियों या पुमंग की आवश्यकता नहीं होती है तो यह भाग मुरझा कर गिर जाते हैं। वर्तिकाग्र भी सामान्यतः नष्ट हो जाते हैं। केवल अंडाशय शेष बच जाता है। इसी अंडाशय में निषेचित बीजांड यानी युग्मनज जिसको बोलते हैं आगे विकसित होकर बीज बनता है। अंडाशय में भोजन का संचय होने लगता है और अंत में अंडाशय एक फल बन जाता है। क्लियर है? आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको बेहतर लगा होगा। अगला देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। नारियल एक बड़ा और भारी फल है। जल द्वारा प्रकीर्णन के लिए यह किस प्रकार अनुकूलित है? आइए इसका उत्तर देखते हैं कि नारियल में बाहरी रेशेदार दिखाई देता है, अतः पानी में तैरने की क्षमता होती है। इसका मतलब यह है कि लंबे समय तक जल एकांगा में विभिन्न स्थानों पर बाहर हो सकता है। इस प्रकार नारियल को पानी में तैरने द्वारा पानी में फैलाने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। क्लियर है?